लेट स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 06। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जीएसटी में क्या फ़ायदे हैं और पुराने वाले में क्या नुकसान थे, हमने उस सब के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे हमने टोटल 8 पॉइंट हमने बात किया था। इसमें हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे। क्या पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पे हम? सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट नोट अवेलेबल। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट नोट अवेलेबल, ये क्या होता है? ये देखिए, ये आपके बुक में पेज नंबर है आपका 1.29। एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, benefits to industry, average tax burden on trade and industry has come down, which has resulted in reduction in price of goods and services. This has resulted in more consumption, which in turn means more production and thereby boosting the growth of the industries. जब प्राइस किसी चीज़ का कम होगा तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कंजम्पशन तो और ज़्यादा प्रोडक्शन, और ज़्यादा प्रोडक्शन तो इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी, जो ग्रोथ है वो बूस्ट होगा इंडस्ट्रीज़ का। जैसे कि ये हमने एक ही एग्जांपल किया था, इसमें बार बार कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था, डबल टैक्सेशन का इफेक्ट आ रहा था, इससे प्राइस कितना आ रहा था? 165। जब हमने कैस्केडिंग इफेक्ट हटाया तो प्राइस कितना आया? 164। जब हमने डबल टैक्सेशन का वो हटाया तो कितना है प्राइस? 154। और इसमें जब हम सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो 154 आ रहा है। अगर इसमें से हम सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल, जो पहले अवेलेबल नहीं था, उसको हटा देंगे तो प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस मान लीजिए और कम होके 140 140 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो इससे रिजल्ट क्या होगा? मोर कंजप्शन। पहले महंगा था, लोग कम परचेज कर रहे थे, अब सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे। इससे क्या हो? मोर कंजप्शन, विच इन टर्न मीन्स मोर प्रोडक्शन एंड देयर बाई बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगी? इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ करेगी। फिर यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पर, मिटिगेशन ऑफ ऑल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जैसे मैंने बताया था, आइए अपने उसी पेज पर चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। सारी कंट्री क्या फॉलो करती हैं? एवरी कंट्री फॉलो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल। यानी कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स सेल होता है तो पैसा कौन सी कंट्री को मिलेगा? टैक्स का पैसा जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, जो कंट्री कंज्यूम कर रही है, या इसको कंट्री भी बोल सकते हैं, इसको आप स्टेट भी बोल सकते हैं। जो सी कंट्री इंपोर्ट कर रही है या जो सी कंट्री कंज्यूम कर रही है, उस कंट्री को क्या मिलेगा? टैक्स का पैसा। और और वही कंट्री फिर अपने कंट्री के ऊपर उस पैसे को एक्सपेंस करेगी। तो एवरी कंट्री फॉलो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल। और जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मतलब जो भी कंट्री कंज्यूम करेगी गुड्स और सर्विस को, उसी कंट्री को टैक्स का पैसा मिलेगा। आइए इसको भी एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। ऐसे पढ़ पढ़ के हम आपकी पूरी बुक्स पढ़ लेंगे विद एग्जांपल्स। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि जीएसटी क्या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स।
It has been designed in a manner so that tax is collected at every stage and the credit of tax paid at the previous stage is available to set off the tax to be paid at next stage of transaction। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्सन, इसने इसको सेल किया, इसने इसको टैक्स के पे किया, फिर इसने आगे सेल किया, इसने इसको टैक्स पे किया। आइए इसको एक एग्जांपल ले लेते छोटा सा। यहाँ है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर सी। ये कौन है? ये एक होलसेलर है। ये कौन है? एक रिटेलर है। और ये कौन है? कस्टमर, या बोल सकते हैं फाइनल कंज्यूमर। इनकी एक शॉप है टॉयज की। मिस्टर ए ने इनको सेल किया एक टॉय, कितने रुपए का? 100 रुपीज़ प्लस, मान लीजिए उस पर जीएसटी का हम रेट मान लेते हैं 10% समझने के लिए। तो 5 रुपीज़ CGST, 5 रुपीज़ SGST, ये है यूपी के। 100 रुपीज़ कितना हो गया? 110 रुपये। मिस्टर बी इनको क्या देंगे? मिस्टर बी ये 110 रुपये देंगे मिस्टर ए को। फिर मिस्टर ए क्या करेंगे? 100 रुपये अपना पास रख देंगे जो उनका सेल है। 5 रुपये वो CGST यानी कि पे कर देंगे, और 5 रुपीज़ वो SGST पे कर देंगे। पोर्टल पर जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी में, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे CGST SGST होगा, और आप 2 स्टेट में सेल कर तो वहाँ पे IGST होगा। तो ये आपको नहीं करना होता, पोर्टल अपने आप कर लेता है। जब हम इसको भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि कैसे होता है यहाँ पे। फिर मिस्टर बी ने आगे क्या किया? उन्होंने इसको सेल किया, इन्होंने इनको सेल किया। अब बताइए मिस्टर बी क्या करेंगे? अपना प्राइस क्या मानेंगे उस प्रोडक्ट का? 110 रुपये या वो 100 रुपये पर प्राइस मानेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है जीएसटी में, जैसे कि जीएसटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन डिजाइंड, इस मैनर में डिज़ाइन किया गया है कि टैक्स इज कलेक्टेड एट एवरी स्टेज एंड the credit of tax paid at the previous stage is available to set off the tax to be paid at next stage of transaction। मतलब गवर्नमेंट ने बोला एक काम कीजिए मिस्टर बी, आप जो है अपना प्राइस 100 रुपये मानिए। फिर मिस्टर बी ने गवर्नमेंट को बोला लेकिन मैंने तो 110 रुपये दिया है। गवर्नमेंट ने बोला पूरी बात सुनो मेरी, तुम अपना प्रोडक्ट का प्राइस मानो 100 रुपये। 10 रुपये एक काम करते हैं, तुम्हारा हमारे पास जमा है। गवर्नमेंट ने बोला CGST SGST के नाम से तुम्हारे 5-5 रुपये हमारे पास जमा है। मिस्टर बी ने बोला ठीक है, मैं प्राइस मानता हूँ 100 रुपये। इन्होंने फिर अपना उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया? 100 रुपये। कितना हो गया? 200 रुपये। फिर इस पर भी 10% रेट इन्होंने इनको सेल किया, तो इन्होंने 10 रुपये यानी कि 10 रुपीज़ CGST 10, 200 का 10% होता है 20 रुपये, तो 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST, कितना हुआ? 220। अब ये कस्टमर को क्या करेगा? 220 देगा, और ये मिस्टर 20 को रख लेंगे। फिर मिस्टर भी क्या करेंगे? 200 रुपये इनका सेल था, 10 रुपये CGST का था, 10 रुपये SGST का था। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को 5 रुपये जमा किया CGST का, 5 रुपये SGST का। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल किया, तो 10-10 रुपये CGST SGST कर लिया। जब ये 20 रुपये जमा करने जा रहे थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आई बोली अच्छा आपको हमको CGST कितने देने हैं? 10 रुपये। SGST का कितने रुपये देने हैं? 10 रुपये। गवर्नमेंट बोले काम कीजिए, आपने जब मिस्टर ए से परचेज किया था तो आपने 5 रुपये CGST SGST का दिया था, जो हमने कहा था कि वो हमारे
आपके जो 10 रुपये हमारे पास डिपॉजिट है, किसके पास डिपॉजिट है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट इसका हिसाब रख रही है। तो इन्होंने अपना प्राइस 110 ना मान के 100 रुपये माना, 100 रुपये। इन्होंने प्रॉफिट ऐड किया था 100 रुपये। अब इन्होंने सी से कितने रुपये लिए? 10 रुपये CGST, 10 रुपये IGST। गवर्नमेंट ने एक काम कीजिए, 5 है, 10 देना है, एक काम कीजिए, नेट CGST 5 रुपये दे दीजिए, SGST 5 रुपये दीजिए। GST इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी कि टैक्स कौन बियर करेगा? टोटल कितना GST लगा यहाँ पे? टोटल कितना GST लगा? टोटल लगा 10 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। गवर्नमेंट का इसको आप भूल जाइए। लास्ट में कितना GST लगा? 10 रुपये, 10 रुपये। तो GST कौन बियर करेगा? जो फाइनल कंज्यूमर होगा, जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो GST का फुल बर्डन बियर करेगा। जैसा कि यहाँ पे मिस्टर सी ने पूरे 20 रुपये का बर्डन बियर किया। अब यहाँ पे जो ये 5 रुपये था जो मिस्टर बी मिस्टर ए को दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा था एक काम कीजिए, आपके पास जब हमारे पास 5 रुपये जमा है। तब इन्होंने सी से जब 10 रुपये लिया, 10 रुपये, 10 रुपये, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनसे खाली नेट कितने रुपये लिए? इनसे 5 रुपये, क्योंकि बोला कि देखिए आपके 5 रुपये जमा थे, या गवर्नमेंट ऐसे करती कि भाई ठीक है 10 रुपये आपने ले लो, इनको वापस कर देती, और फिर जब मिस्टर सी से लेती तो उनसे पूरे 10 रुपये 10 रुपये जमा करवाती मिस्टर बी से। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, 5 रुपये जमा है ना, ठीक है उसको जमा रहने दो, हमें आपको हमको 10 देने, तो काम कीजिए अब हमको 5 रुपये दे दीजिए, 5 रुपये GST का दे दीजिए, जो 5 रुपये जमा थे उसमें से माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा करते, ऐसा नहीं करते कि 5 रुपये जो आपने दिया वो आप ले लो, फिर जो लास्ट में पैसा आएगा वो पूरे 20 रुपये हमको जमा करो, 10 रुपये 10, ऐसा नहीं करती। जितना आपने परचेज पे किया वो आपका हमारे पास जमा रहेगा, फिर आप सेल करेंगे, जो आपकी लायबिलिटी होगी, ये आपकी लायबिलिटी होगी, जो आप दे चुके हैं वो माइनस करके जो नेट होगा वो आप हमें दे दीजिए। तो GST में ऐसा होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में बात करेंगे। CGST, SGST, फिर CGST, UTGST, IGST से CGST, UTGST, CGST, IGST, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ये खाली एक समझाने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आइए इसको हम फिर से बात करते हैं इस बारे में। GST is destination based consumption tax, ठीक है। It has been designed in a manner so that tax is collected at every stage। यहाँ इन्होंने यहाँ पे सेल किया तो टैक्स कलेक्ट किया, इन्होंने यहाँ पे सेल किया तो टैक्स कलेक्ट किया। एंड क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेज, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेज इज अवेलेबल। यानी कि जो आपने क्रेडिट ऑफ प्रीवियस स्टेज, प्रीवियस स्टेज इनके लिए क्या है? ये वाला, इन्होंने जो टैक्स पे किया ये वाला प्रीवियस स्टेज पे जो टैक्स पे किया मिस्टर बी ने, जो यहाँ पे किया, is available to set off the tax to be paid at next stage of transaction। जो इन्होंने यहाँ पे सेल किया नेक्स्ट स्टेज पे, तो जो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया, तो इसमें से इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, तो जो नेट होगा वही आपको देना है। तो वही लिखा हुआ है, टैक्स इज कलेक्टेड एट एवरी स्टेज, ठीक है। क्रेडिट ऑफ टैक्स एट प्रीवियस स्टेज इज अवेलेबल टू सेट ऑफ द टैक्स टू बी पेड एट नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन। This eradicate tax on tax and allow cross utilization of input tax credit, which benefit the industry by making the entire supply chain tax neutral। इससे टैक्स पे टैक्स नहीं लगा, और क्या हुआ, जो इसको क्या बोलेंगे मिस्टर बी के लिए क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका वो यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब फर्दर वो सेल करेंगे तो उस टैक्स को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। GST prevent cascading of tax by providing comprehensive input tax credit mechanism across the entire supply chain। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर सी कस्टमर ना होते, ये यहाँ पे मिस्टर डी होते, फिर ये इसको सेल करते, तो जो मिस्टर बी के साथ हुआ सेम मिस्टर सी के साथ, तो जो पे करके आते हैं 10 रुपये 10 रुपये इनको
गवर्नमेंट कहती है आपके हमारे पास 10 रुपये जमा है, फिर जो फर्दर सेल करती 20 रुपये तो 10 रुपये इनसे लेती, तो ये चेन जो है वो चलती रहेगी। Such a seamless availability of input tax credit across goods or services at every stage of supply helps in mitigating the ill effect of cascading, enables streamline lining of business operating, improving competitiveness in the market in India and across globe। तो ये सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। एक ही पॉइंट और पढ़ते, बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। GST has increased the threshold limit for GST registration for small business. Small business have also been provided the benefit of composition scheme with the creation of a seamless national market across the country. Small enterprises will have an opportunity to expand their national footprint and minimal investment। एक रेगुलर स्कीम होता है, एक कंपोजिशन स्कीम होता है। जैसे कि आपका इनकम टैक्स में होता है कि अप टू 2 करोड़ तक का कोई टर्नओवर है तो आप वहाँ पे सेक्शन 44AD आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं। उसी तरह GST में भी एक रेगुलर स्कीम है और एक कॉम्पोजिशन स्कीम है। एक रेगुलर स्कीम है रजिस्ट्रेशन का, एक कॉम्पोजिशन स्कीम है। जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आएगा तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट आपको समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और मैं आपको दूंगा इसमें, और फिर साथ में हम इसका 246A जो है आज का हमारा था स्टार्ट करने का, उसको भी हम कर देंगे। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, ओल्ड वाले में क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट था, डबल टैक्सेशन था वहाँ पे, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं था। न्यू यानी कि GST में कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया, हटा दिया गया। डबल टैक्सेशन को हटा दिया गया। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट ये क्या हुआ, ये अवेलेबल है। एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ मैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि ये मिस्टर ए है, इन्होंने कोई गुड्स परचेज किया और ये क्या है, ये आगे सप्लाई करते हैं सर्विस का। क्या करते हैं, सप्लाई। ये कौन है, ये है कैमरा मैन। ये क्या करते हैं, कैमरा मैन, ये वीडियो बनाते हैं। इन्होंने एक कैमरा परचेज किया, वो कैमरा था मान लीजिए इनका 10,000 रुपये का। उस पर सेल्स टैक्स लगा 10%। सेल्स टैक्स कितना हुआ इनका, 10,000 प्लस 1,000 टैक्स, सेल्स टैक्स, ये हुआ 11,000 रुपीज़। फिर उन्हें सप्लाई किया, मान उन्हें सप्लाई किया आगे 50,000 का। इस पे क्या लगता है, सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था पहले। तो यहाँ पे 5,000 का यानी सर्विस टैक्स एट द रेट 10%। 50,000 का 10%, 5,000 कितना हुआ, 55,000। वैट जो था यहाँ पे, वैट या सेल्स टैक्स, ये किसका था, स्टेट का था। सर्विस टैक्स ये किसका था, सेंट्रल का था।
इन्होंने जब परचेज किया कैमरा तो 1000 रुपये का टैक्स पे किया, और जब आगे सर्विस दी तो 5000 रुपये का सर्विस चार्ज। अब इनसे स्टेट गवर्नमेंट कहती है 1000 रुपये दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 5000 रुपये दीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आप 1000 रुपये माइनस कर लीजिए और 4000 रुपये, 1000 रुपये माइनस कर लीजिए और 4000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट आप ले लीजिए क्योंकि मैं 1000 रुपये दे आया हूँ। ऐसा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे क्रेडिट नोट अवेलेबल। क्यों नहीं अवेलेबल था? क्योंकि ये था स्टेट का, और ये क्या था? ये था सर्विस टैक्स किसका था? सेंट्रल का। अगर अगर पैसा आप केजरीवाल जी को या योगी जी को दे आए हैं तो उस पर मोदी जी आपको छूट नहीं देंगे। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं था सीमलेस। जैसे कि यहाँ पे क्या था, अगर आप मिस्टर बी अगर परचेस करके लेके आए हैं तो CGST GST पे किया, फिर आगे आपने सेल किया, आपने CGST GST कलेक्ट किया, गवर्नमेंट बोलती है 10 रुपये हम आपको देंगे, तो गवर्नमेंट इनको 10 रुपये दे, फिर इनसे 20 रुपये ले। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। गवर्नमेंट ने बोले काम कीजिए, आपको हमको 20 देना है, मिस्टर बी को गवर्नमेंट को 20 रुपये देना है और गवर्नमेंट से 10 रुपये लेना है। तो एक काम कीजिए, आप नेट हमको 10 रुपये दे दीजिए और इस 20 रुपये में से अपने 10 रुपये आप रख लीजिए। तो ये फॉलो हुआ। इससे क्या हुआ कि हर एक स्टेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हुआ। हर एक स्टेज पर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो पाया अवेलेबल। तो जो दिक्कत यहाँ पे थी, जो यहाँ पे सेंट्रल स्टेट का जो था, जो खेलते रहते थे कि अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल अवेलेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पे GST में इसको ख़त्म किया गया। तो अब एक प्रॉब्लम ये भी थी यहाँ पे कि कई बार क्या होता था कि वो सेंट्रल स्टेट के कारण भी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाता था। इस पेज को भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ तो मैंने आपकी जो एग्जांपल दिया आपको, वो यूपी से यूपी या दिल्ली से दिल्ली, यानी कि जब सेम स्टेट में ही खेल रहे थे। तो ये भी एग्जांपल था यूपी का, ये भी एग्जांपल था एक एक स्टेट यूपी का। हाँ, जब बात होती थी स्टेट से स्टेट में, जब बात होती थी स्टेट से स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। क्या? इंट्रा स्टेट। और जब स्टेट टू, इसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। जैसा कि GST में इंट्रा स्टेट में मैंने बताया कितने अच्छे से, जो पहले यहाँ प्रॉब्लम थी इंट्रा स्टेट में सेम स्टेट में, वो प्रॉब्लम GST में हटा देगा। लेकिन जब मैं बात करूँगा पुराने वाले में इंटर स्टेट में, पुराने वाले में इंटर स्टेट, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब तो वहाँ पे अलग ही खेल चल रहा था। वहाँ पर तो अलग ही खेल चल रहा था। वहाँ पे जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल ये तक भी फॉलो नहीं हो पा रहा था। जो पुराने वाले में जो इंटर स्टेट में था, वहाँ पे ये वाला प्रोविज़न जो है, ये वाला प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं हो पा रहा था। आपने समझा कि सेम स्टेट में क्या प्रॉब्लम थी? एक तो ये प्रॉब्लम थी पुराने वाले में कि इनपुट जो पे करके आए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन GST में हो पा रहा था। अब फिर बात करते हैं कि इंटर स्टेट में, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब क्या प्रॉब्लम थी? तो और भयंकर प्रॉब्लम थी, जो GST ने उसको बड़े प्यार से सोल्व किया। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं आपको पहले 246 से पढ़ाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपके बुक का पेज नंबर 1.37, जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 246A, क्या यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 246A, आइए यहाँ पे नोट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 246A। ये एक न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है।
आर्टिकल 246A, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 1 में पावर थी पार्लियामेंट के पास, एक्सक्लूसिव पावर थी। लिस्ट 2 में एक्सक्लूसिव पावर थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। लिस्ट 3 में एक्सक्लूसिव पावर किसी के पास नहीं थी, यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम पावर किसकी थी? यहाँ पे अगर इन दोनों के लॉ में क्लैश करेगा तो कौन जीतेगा? पार्लियामेंट। ये कौन बोलता? आर्टिकल नंबर 254 बोलता था। अगर कोई भी मैटर जो यहाँ नहीं है उस पे एंट्री नंबर 97 को यूज़ करके पार्लियामेंट लॉ बना सकता था। ये कौन बोलता था? ये बोलता था आर्टिकल नंबर 248। जब जीएसटी आया तो जीएसटी से पहले जैसे 9 टैक्सेस सेंट्रल के थे और 8 टैक्सेस किसके थे? स्टेट के। जब दोनों आपका सही सही चल रहा था तो इसको हटा के जब जीएसटी लाने की बात हो रही थी, जब इसको हटाकर जीएसटी लाने की बात हो रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप जीएसटी लाए तो लिस्ट 2 से लेकर आए। तो यहाँ पे किसकी पावर होती है? स्पेशल पावर स्टेट गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल नहीं मानता, यानी कि पार्लियामेंट नहीं मानता। यहाँ से लाते तो यहाँ किसके पास पावर थी? पार्लियामेंट के पास। तो स्टेट नहीं मानता। यहाँ से लाते तो क्या होता? दोनों में क्लैश करता तो कौन जीतता? पार्लियामेंट जीतता। तो इस कारण से जीएसटी नहीं आ पाता। तो जो जीएसटी लाने की जो पावर है कौन से लिस्ट से आई? जीएसटी लाने की पावर लिस्ट से नहीं, जीएसटी लाने की पावर कहाँ से आई है? आर्टिकल 246A से। जीएसटी लाने की पावर, जीएसटी पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 246 से। ये कैसे आया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122 फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 बना और एक न्यूली आर्टिकल इंसर्ट किया गया आर्टिकल 246A, जो पावर देता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को लॉ बनाने का। तो यही जो है आपका आर्टिकल 246A, इसको हम पढ़ेंगे और फिर नोट भी करेंगे। आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ये एक न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है 246A। आइए पढ़ते हैं। ये सेम आपका कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। क्या? नोट विद स्टैंडिंग। देखिए लैंग्वेज हमेशा दो टाइप से लिखी होती है। एक होता है कि सब्जेक्ट टू, एक होता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन यहाँ पे सब्जेक्ट टू, यहाँ पे क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11, यहाँ पे भी लिख दिया सेक्शन नंबर 11। यहाँ पे सेक्शन 11 सब्जेक्ट टू सेक्शन 10, यानी कि इसमें वैल्यू किसको देंगे? वैल्यू देंगे सेक्शन 10 को। अब सेक्शन 11 की बात जो लिखी वो पढ़िए, लेकिन अगर कुछ सेक्शन 10 से क्लैश करता है सेक्शन 11 की बातें, तो किसकी बातें मानेंगे? सेक्शन 10 की बातें मानेंगे। किसकी मानेंगे? सब्जेक्ट, यानी कि सेक्शन 10 को वैल्यू देना है, सेक्शन 10 को इज्जत देना है। क्या देना है? इज्जत, रिस्पेक्ट। क्या देना है? रिस्पेक्ट
टू सेक्शन 10 को। ये ऐसे लिखा होगा सेक्शन 11 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 10। तो यहाँ पे वैल्यू किसको देंगे, यहाँ पे वैल्यू इसको देखेंगे, मतलब सेक्शन 10 में कुछ भी लिखा हो, सेक्शन 10 भाड़ में जाए, सेक्शन 10 भाड़ में जाए। नोट विद स्टैंडिंग यानी के बावजूद, के बावजूद कुछ भी कंटेन हो, यानी कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 10, यानी कि सेक्शन 10 में के बावजूद कुछ भी हो, सेक्शन 10 में कुछ भी हो, कुछ भी हो, बात इसकी माननी है, सेक्शन 11 की बात माननी है। तो सब्जेक्ट 2 में क्या होता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 10, यहाँ इसको वैल्यू देंगे। सेक्शन 11 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 10 में कुछ भी हो उसके बावजूद भी आपको उसको वैल्यू नहीं देना है, वैल्यू किसको देना है, सेक्शन 11 को। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, नोट न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 246 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 246 254, यानी कि 246 और 254 में कुछ भी लिखा हो, क्या कुछ के बावजूद एनीथिंग कुछ भी, यानी कि इन दोनों के होने के बावजूद भी इन दोनों में कुछ भी लिखा हो तो इन दोनों को वैल्यू नहीं देना है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 254, यानी कि जब जब आप 246 पढ़ें तो आप 246 और 254 को आप इग्नोर करो, क्या करो, इग्नोर करो। इसमें क्या लिखा है, इग्नोर करो। तो जैसे कि हमने जब आपको यहाँ पे जो आपका पेज मैंने एक छुड़वाया था जहाँ पे हम खाली वो लिखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, यहाँ पे जैसे हमने कुछ आर्टिकल 245 246 265 254, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे हमने 246 भी एक मेंशन किया था जिसकी हम आज बात कर रहे हैं 246 से। लेकिन जब इसको पढ़ो तो 246 और 54 में जो भी लिखा उसको आप इग्नोर करो। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 254 इसको इग्नोर करो। पार्लियामेंट एंड देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है, देखिए लोग कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 1 कोमा 2 कोमा, पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बीच में क्या लाइन लिख दी, एक लाइन यहाँ पे ये बीच में छोटा सा ऐड कर दिया। इसको आप फिलहाल इग्नोर कीजिए एक सेकंड के लिए कि ये मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ते, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए यहाँ पे लिखते हैं, इसने क्या बोला आर्टिकल 246 ने कि आप सबसे पहले तो 46 और 254 को इग्नोर करो, भाड़ में जाए, इग्नोर करो, ये भाड़ में जाए। फिर इसने क्या बोला, फिर इसने ये बोला कि पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है टू मेक लॉ ऑन जीएसटी, किसके पास पावर है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। अभी तक हमने यहाँ पे ये लाइन लिखा, ठीक है, ये कौन बोलता है, ये 246A1 कौन बोलता है, 246A1 ये बोलता है। फिर आगे क्या लिखा, एक और है यहाँ पे पॉइंट 2, क्या है यहाँ पे पॉइंट 2, ये क्या है, यही पॉइंट सब्जेक्ट टू क्लोज टू, ये है 246A आर्टिकल 246A क्लोज 1, तो यानी कि आर्टिकल 246A इसे कितने क्लोज हैं, इसका है एक क्लोज 1 और एक है इसका क्लोज 2, क्या है, एक क्लोज 1 है और एक क्लोज 2 है। क्लोज 1 ने क्या बोला, पार्लियामेंट
स्टेट असेंबली आप जीएसटी पर लॉ बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट टू क्लोज टू, ये कहाँ लिखा हुआ है? पार्लियामेंट के पीछे लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पीछे लिखा हुआ है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पीछे लिखा हुआ है। यानी कि अगर इसको हम यहाँ पे हटा दें, इसको इतने को, तो क्या लिखा? पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। यानी कि पार्लियामेंट के पास तो हमेशा पावर रहेगी जीएसटी पर। पार्लियामेंट के पास है पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। पार्लियामेंट के पास हमेशा पावर रहेगी। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब इसको हम पार्लियामेंट को छुपा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू क्लोज टू, सब्जेक्ट टू यानी कि सब्जेक्ट टू क्लोज टू यानी कि क्लोज टू को वैल्यू देना है, क्लोज टू को वैल्यू देना है। लेजिस्लेटिव के पास भी पावर है जीएसटी पर लॉ बनाने के, लेकिन सब्जेक्ट टू क्लोज टू। आइए देखते हैं क्लोज टू में क्या लिखा हुआ है। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। जैसे कि आपको पता है कि एक होता है इंट्रा स्टेट्स यानी कि विद इन स्टेट, और एक होता है इंटर स्टेट यानी कि वन स्टेट से अनदर। इसकी भी एक डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझिए, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में। तो क्लोज टू ने क्या बोला कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा, क्या होगा? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर सप्लाई गुड्स और सर्विसेज बोथ टेक प्लेस इन कोर्ट्स ऑफ इंटर स्टेट। जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास क्या है? एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक जीएसटी लॉ। जब इंटर स्टेट होगा तो यहाँ पे किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है? पार्लियामेंट के पास। तो वही यहाँ पे लिखा पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज टू यानी कि इसको रिस्पेक्ट देते हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंटर स्टेट में दोनों लॉ बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या बनाया? CGST, और क्या बनाया? UTGST। या तो ये लगेगा अगर वो यूटी होगा, या फिर यहाँ पे इसने क्या बनाया? SGST, और क्या लगता है साथ में? CGST। तो पार्लियामेंट ने क्या बनाया? CGST, UTGST, और स्टेट असेंबली ने क्या बनाया? SGST। तो क्लोज वन का 246A क्या बोलता है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप जीएसटी पर लॉ बना सकते हैं। फिर इसने क्या बोला? इसे क्लोज वन ने कि अगर इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, तो पार्लियामेंट आप और स्टेट आप दोनों मिलकर लॉ बनाओगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एंड। तो आप दोनों मिलकर लॉ बनाओगे। तो पार्लियामेंट ने क्या बनाया? CGST, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या बनाया? SGST। फिर जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब इंटर स्टेट पे लॉ बनाने गया तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था क्लोज टू में? कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे जब यहाँ पे इंटर स्टेट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने मिलकर लॉ बनाया, फिर यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने मिलकर लॉ क्यों नहीं बनाया? और नहीं बनाया चलो ठीक है, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेटिव मान कैसे गई? जब पीछे आपने बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर है, दोनों के टैक्स ख़त्म हो रहे हैं, इनके भी, फिर दोनों मिलकर ही, जैसे इनके 9 इनके 8, तो ये दोनों सेंट्रल पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों मिलकर जीएसटी पे लॉ बनाएंगे, तभी लॉ बनेगा, तभी ये लॉ आने देंगे। तो फिर इंटर स्टेट पे तो दोनों ने मिलकर बनाया, लेकिन इंटर स्टेट पे पार्लियामेंट ने क्यों बनाया? स्टेट ले असेंबली ने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? और नहीं बनाया तो ये मानी कैसे? मानी क्यों? तो ये बात करते हैं इसके बारे में। जैसे पीछे एग्जांपल दिया था इंटर स्टेट के बारे में, जीएसटी में सीमलेस फ्लो क्रेडिट अवेलेबल था, यहाँ पे सीमलेस फ्लो क्रेडिट ओल्ड वाले में नहीं था, जीएसटी में इंट्रा वाले का हमने बात किया था। यूपी जो एग्जांपल खिलौने वाला था तो वहाँ पे था, ओल्ड वाले में कैमरे और जो सर्विस टैक्स बात करते तो यहाँ पे सीमलेस फ्लो क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, क्रेडिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल था।
और फिर मैंने बताया था एक हम बात करेंगे इंटर स्टेट वाले में, ओल्ड वाले में क्या पंगा था और न्यू वाले में उसको कैसे रिजोल्व किया। तो आइए एग्जांपल से बात करते हैं कि ये दोनों ने मिलकर क्यों नहीं बनाया और ये मान कैसे गए। आइए इसका पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपके बुक में होगा। क्लोज 1 क्लोज 2 हमने पढ़ लिया, इसको आप चाहे नोट भी कर सकते हैं और फिर इसके साथ में एक एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। कोई पूछे जीएसटी लगाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कहाँ से आई, तो आप बोलेंगे न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 246 ए से आई। तो आप बोलेंगे इंट्रा स्टेट पे कौन लॉ बनाता है, तो आप बोलेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इंटर स्टेट पे किसने बनाया जीएसटी लॉ, तो आप बोलेंगे पार्लियामेंट, क्योंकि उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है। इस पेज को भी हम नोट कर लीजिए, फिर आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि स्टेट असेंबली मान कैसे गई कि पार्लियामेंट तुम इंटर स्टेट पे अकेले लॉ बनाओ। यहाँ पर इसको भी आप नोट कर लीजिए। ऐसा एग्जांपल दें कि आपको मज़ा आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम थी पहले, और फिर जो पार्लियामेंट ने एक्सक्लूसिव पावर मिली तो सही किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 9 सेंट्रल के 8 स्टेट के, टैक्स हट के जीएसटी आया। तो मान लीजिए पहले कि 50 रुपये यहाँ से आते थे और मान लीजिए 50 रुपये यहाँ से आते थे, तो ये सारा कौन ले लेता था, स्टेट ले लेता था। ये सारा कौन ले लेता था, ये सारा पैसा मान लीजिए सेंट्रल ले लेता था। तो स्टेट के पास इस कितने रेवेन्यू होता था, 50 रुपये। सेंट्रल का कितना रेवेन्यू होता था, 50 रुपये। लेकिन सेंट्रल को फिर इसमें से कुछ पैसा हर एक स्टेट को देना होता था। तो मान लीजिए इसमें से ये आगे 25 रुपये इनको और दे देता था। कितने रुपये देता था इनको, 25 रुपये। तो सेंट्रल के पास कितने रह जाते थे, इसके पास रह जाते थे 25 रुपये। यहाँ पे इसके पास कितने हो जाते थे, 75 रुपये। कितने हो जाते थे, 75 रुपये। तो जैसे कि इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, यहाँ पे CGST लगा, यहाँ पे SGST लगा। तो यानी कि 25 रुपये इनको गए, 25 रुपये इनको गए। मान लीजिए 50 रुपये आए तो 25 CGST, हाफ जो भी 9% ये 9%, ये 2.5% ये 2.5% ये लगा। और फिर इंटर इंटर स्टेट पे क्या लगता है, यहाँ पे लगता है IGST। तो ये पूरा कितना होगा, 50 रुपये। अगर ये मान लीजिए 9% है, 9% है, तो ये कितना होता था, ये पूरा 18% होता था। क्या होता था, 18%। तो यहाँ पे IGST कितने पैसे आए, 50 रुपये। देखिए फिर फर्दर इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इसका भी आर्टिकल के बारे में हम आगे 269A 270 ये सब पढ़ेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर मुझे समझाना आपको था एग्जाम्पल, लेकिन एक छोटा सा अलग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो बाद में इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे मान लीजिए 50-50%, तो 25 ये 25 ये, तो ये 25 किसके पास गया, सेंट्रल के पास। ये 25 गया स्टेट के पास। ये 25 कितने हो गए, 50 इनके हो गए, 50 इनके हो गए। अब आप बोलेंगे ठीक है 50 पहले इनको मिलता था, 50 इनको मिलता था, लेकिन इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट को कुछ पैसा देती थी। तो मान लीजिए आधा दे दिया तो 25 यानी कि 75 हो गए, इनको 25। यहाँ पे क्या हुआ, CGST IGST हाफ हाफ, 25 रुपये 25 रुपये। फिर ये जो पैसा आता था इसके फिर दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं ये लोग। कितना हुआ, 25 25 50 50। और फिर फर्दर फर्दर यहाँ पे एक बार और डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे इसका, जिससे इसको फिर 25 मिल जाते हैं, इसके 75 पूरे हो जाते हैं। जब ये सेक्शन ये आर्टिकल बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे।
ये है अपोर्शनमेंट का आर्टिकल, ये है 269 ए अपोर्शनमेंट का आर्टिकल, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का आर्टिकल है, जो आएगा टैक्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन का आर्टिकल है। जैसे हर एक आर्टिकल हमने पढ़ा तो अच्छे समझा, जब इसको पढ़ेंगे तो इसको भी समझेंगे, तो ऐसा नुकसान नहीं हुआ। जैसे यहाँ को पहले 50-50 25-75 हो जाता था, वैसे यहाँ पे पहले 25-25, फिर 50 आया, 25-25, 50-50 हो गया, फिर उन्होंने इसको दे दिया 75। पहले भी इनको 75 मिल रहा था 25, अब भी इनको 75 और इसको कितना मिल रहा है 25, क्योंकि इसने इसको 25 अपना दे दिया, तो यहाँ पे बचा 25। ठीक, तो जैसा कि मैं बता रहा था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अपना जो इंटर स्टेट वाला एग्जाम्पल है उसको करते हैं। देखिए, आप लोड मत लीजिएगा, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने को बताया था, जब समझाने के लिए कोई चीज़ अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसको कम बताया, तो इसका मतलब नहीं कि मैंने कम बताया, आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जैसे हर एक चीज़ अभी तक मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। इसको आप पोस्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं भी करना तो रहने दीजिए, जब आगे जब बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में नोटिंग करेंगे। अगर इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओल्ड एग्जाम्पल, ओल्ड लॉ का जब इंटर स्टेट सप्लाई होता था या सेल होता था, एक स्टेट है यहाँ पे दिल्ली। कौन सा स्टेट है यहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली के साथ में कौन है? पंजाब। और फिर पंजाब के साथ कौन है? हरियाणा। कौन है? पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट। जब दिल्ली ने सेल किया पंजाब को, तो मान लीजिए जो प्राइस है वो है 10,000 रुपये। जैसे आपको पता है कि जब इंटर स्टेट सप्लाई होती थी पहले, तो उसके ऊपर क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। मान लीजिए है 10%। क्या हुआ? 1,000 रुपये। कितना हुआ ये? 11,000 रुपये। वो ऐसे दिल्ली, जैसे इसने पंजाब को सेल किया, ऐसे ये बहुत सारे जो यहाँ पे सप्लायर था, यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर डी थे, तो बहुत सारे स्टेट को सप्लाई करते थे। बहुत सारी स्टेट को जब वो सप्लाई करते थे, तो हर एक स्टेट से क्या चार्ज करते थे? सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या चार्ज करते थे? सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब उन्होंने सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज किया, मान लीजिए उन्होंने पंजाब से चार्ज किया 1,000 रुपये का, फिर उन्होंने मान लीजिए उन्होंने हरियाणा में भी सेल किया, वहाँ भी चार्ज किया 1,000 रुपये का, फिर उन्होंने तमिलनाडु में सेल किया, वहाँ से भी चार्ज किया 1,000 रुपये, फिर यहाँ से उन्होंने यूपी में सेल किया, वहाँ से भी चार्ज किया 1,000 रुपये। तो जब वो स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया, तो वहाँ से हर एक से 11,000 लेते रहे। 11,000 यहाँ से लिया, 11,000 यहाँ से लिया, 11,000 यहाँ से लिया, 11,000 यहाँ से लिया। अब बात बची 1,000 जो मिस्टर डी को वो जमा करना है। टैक्स क्या होता है? टैक्स कौन से स्टेट को मिलना चाहिए? अगर पंजाब ने परचेज किया है तो कौन सा टैक्स फॉलो करते हैं हम? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल, DBT प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो पैसा किस स्टेट को मिलता है? उस स्टेट को मिलता है जो कंज्यूम कर रहा है। अगर यहाँ पे किसी ने कंज्यूम किया है,
तो पैसा टैक्स किसने दिया? यहाँ के पर्सन ने। किसको दिया? दिल्ली वाले पर्सन को। लेकिन वो दिल्ली वाला पर्सन पैसा वो टैक्स किसको जमा कराएगा? वो पंजाब वाले को। क्यों? क्योंकि पंजाब के बंदे ने परचेज किया है दिल्ली से और इसने टैक्स पे किया है दिल्ली वाले पर्सन को। तो टैक्स इस स्टेट को मिलना चाहिए, क्योंकि इस यहाँ के पर्सन ने टैक्स पे किया है तो पैसा इस स्टेट को मिलना चाहिए और ये स्टेट इन्हीं लोगों के ऊपर फिर एक्सपेंस करेगी। लेकिन होता क्या था कि अगर मिस्टर डी बहुत सारे स्टेट को, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, अगर वो इतने सारे स्टेट को सेल करते हैं, क्या वो फिर अपने रिटर्न भरने जाएंगे तो वो हर एक रिटर्न में दिखाएंगे कि ये स्टेट 1 का, ये स्टेट 2 का, ये स्टेट 3 का, ये स्टेट 4 का? तो मान लीजिए पंजाब का भरने जा रहे रिटर्न, तो पंजाब वालों को कैसे पता कि मैं मिस्टर डी जो आपने 11,000 रुपये का सेल किया, 1,000 रुपये जो आप जमा करने आए हैं, कि 1,000 रुपये पे करना है आपको, या कम पे करना है या ज़्यादा पे करना है? तो इसके लिए या फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लें। देखिए ये पुराना वाला लो है, ये पेपर में नहीं है, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। फिर यहाँ पे गए यूपी में, तो यूपी वाला भी सेम क्वेश्चन है, भाई आप कौन हैं? आप जो 1,000 रुपये जमा करने आए, क्या 1,000 ही हैं या ज़्यादा है? फिर तमिलनाडु वाला सेम क्वेश्चन उठाएगा। तो क्या मिस्टर डी इतने सारे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो इतने सारे लोगों के पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे स्टेट में, फिर हर एक का बुक मेंटेन करेंगे, इतनी कहानी करेंगे, सेल करेंगे? आप बताइए, एक छोटा सा व्यापारी अगर किसी स्टेट में सेल कर दे तो क्या उसने गुनाह कर दिया कि वो इतने सारे बुक्स मेंटेन करे, इतने सारे रजिस्ट्रेशन करवाए? फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठा, फिर सेम यहाँ पे, फिर यहाँ वाले ने यहाँ पे सेल किया, हो सकता है यहाँ भी इन्होंने कई स्टेट में सेल किया हो, तो ये भी इतने सारे जो है रजिस्ट्रेशन करवाए हर एक स्टेट में, फिर सबको ऊपर बुक्स मेंटेन करे, कहानी करे, तो क्या वो पैसे जमा करता रहेगा, रिटर्न ही भरता रहेगा, कि वो अपना बिजनेस भी करे, अपना वो बिजनेस करे मिस्टर डी यहाँ पे, कि सारी वो रजिस्ट्रेशन करवाए, सारी रिटर्न फाइल करे, क्या करे? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि ये काम करते हैं, ये जो पैसा है, जो पैसा आया ये 4,000 रुपये, 4,000 रुपये जो आया है मिस्टर डी, मिस्टर डी आप जो दिल्ली से हैं, आप बिजनेसमैन हैं। आप कौन हैं? आप बिजनेस मैन है, आप बिजनेस करने आए, आप कंप्लायंस करने नहीं आए। तो एक काम कीजिए, आप ये सारा पैसा 4,000 रुपये उठा के आप दे दीजिए स्टेट गवर्नमेंट को। क्या दे दीजिए? अपने स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को दे दीजिए। फिर दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी? जिस स्टेट का पैसा होगा उस स्टेट को दे देगी। अब आप ये बताइए, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, देखिए मिस्टर डी तो नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, इतना सारा वो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई गवर्नमेंट लॉ लाएगी तो फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर देंगे और कोई कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। जहाँ इतना मिलना था वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को देती है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसे मिस्टर डी जैसे ऐसे कितने होंगे? लाखों लोग होंगे, ऐसे लाखों पर्सन होंगे। तो क्या हर एक लोग स्टेट गवर्नमेंट को देंगे? फिर स्टेट गवर्नमेंट हर एक का, कि आपका मिस्टर डी का इतना इतना इस स्टेट का है, मिस्टर एफ का इतना इतना इस स्टेट का है, मिस्टर जी का इतना इतना स्टेट का है, तो क्या ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगी? नहीं करेगी। वो इतना टेंशन क्यों ले? कोई भी अगर एक्ट आता है तो ऐसा बनाइए कि वो लग जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए और उससे एक स्मूथ चलता रहे, पैसा मिलता रहे, पैसा कलेक्ट होता रहे। ये इतना बवाल ना मिस्टर डी कर सकते हैं और गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर डी जैसे हजारों लाखों लोग हैं यहाँ पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। फिर यहाँ पे बात आती है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मिस्टर डी कर सकते ना स्टेट कर सकता है। तो आप बोलेंगे एक काम कीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक काम कीजिए मिस्टर डी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या 4,000 रुपये जमा करवा दीजिए और ये सारे स्टेट को पे कर देगा। ऐसे मिस्टर डी जैसे लाखों लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, फिर ये अपने हिसाब से हर एक स्टेट को जिसका जितना होगा वो कर देगा। सेम सेम जो क्वेश्चन यहाँ पे उठा था कि दिल्ली गवर्नमेंट क्यों करे, उससे सेम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी क्यों करे? इतना टेंशन कौन ले, क्यों ले कि किसका पैसा कितना है, किसको किसको कैसे? कोई टेंशन लेना चाहता। तो यहाँ पे क्या हुआ था पुराने वाले में, जब दिल्ली से पंजाब सेल होता था, पैसा किसने दिया? पंजाब वाले ने 11,000 रुपये किसको दिया? दिल्ली वाले को। दिल्ली लोग क्या करना था, 10,000 रुपये रख के
जो 1000 रुपये वो किसको जमा करना था, पंजाब गवर्नमेंट को 1000 रुपये दे देना था, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि किस किस स्टेट को दे, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ये करने को तैयार थी, ना स्टेट गवर्नमेंट करने को तैयार थे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूशन ये हुआ कि जो पैसा पंजाब वाला देगा दिल्ली वाले को, तो आप 10,000 अपना रखिए, 1000 उसको दीजिए पंजाब गवर्नमेंट। ये नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 10,000 रुपये खुद रख ले रहा था और 1000 रुपये किसको कर, दिल्ली गवर्नमेंट को दे देता था। क्या करता था, दिल्ली गवर्नमेंट को 1000 रुपये दे देता था, क्योंकि मिलना किसको चाहिए था, पंजाब गवर्नमेंट को 1000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहा था। किसको नहीं मिल पा रहा था, पंजाब गवर्नमेंट को। मिल किसको रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट को। बेनिफिट किसको हो रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट के लोगों को बेनिफिट हो रहा था। पंजाब के लोगों ने टैक्स पे किया, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट को नहीं मिला, तो पंजाब के ऊपर खर्चा नहीं हो पाया। तो ऐसे दिल्ली वाले को पैसा मिल रहा था। तो पुराने वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पे दिल्ली वाले को मिल रहा है, तो यहाँ पे ओरिजिन बेस टैक्स प्रिंसिपल, क्या, ओरिजिन बेस टैक्स प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था इंटर स्टेट सप्लाई में, इंटर स्टेट सेल में। क्या हो रहा था, ओरिजिन डेस्टिनेशन बेस कब होता, जब पैसा पंजाब को मिल जाता, वो पंजाब को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, दिल्ली वाले ही गवर्नमेंट को पैसा दे दिया जा रहा था, ताकि ये इतना ना ये कर पा रहे थे कंप्लायंस, ना स्टेट गवर्नमेंट कर पा रहे थे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पैसा क्या हुआ, एक बोला कि एक काम कीजिए, आप जो सेल कर रहा है, जो स्टेट सेल कर रहा है वही पैसा रख लेगा, जो स्टेट सेल कर रहा है वो पैसा रख लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सामान कहाँ से चल रहा है, यहाँ से कंज्यूम कहाँ हुआ, यहाँ, लेकिन टैक्स इसको मिला यहाँ से, ओरिजिन हुआ। ओरिजिन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल इंटर स्टेट सप्लाई में फॉलो या सेल में फॉलो हो रहा था। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। जब पंजाब ने आगे सेल किया, इन्होंने मान लीजिए 10,000 रुपये का इन्होंने परचेस किया, उस पर 1000 रुपये चार्ज, 11,000 रुपये। हरियाणा वाले ने 11,000 रुपये दिए, इन्होंने पंजाब वाले को दिया। पंजाब को क्या करना चाहिए था, 10 के अपने पास रखना चाहिए था, 1000 रुपये क्या करना चाहिए था, हरियाणा गवर्नमेंट को देना चाहिए था। लेकिन फिर वही दिक्कत यहाँ पे आ रही थी। तो ये 1000 रुपये कौन रख ले रहा था, ये रख ले रहा था पंजाब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटर स्टेट सप्लाई में ओरिजिन बेस, जहाँ से गुड्स चला, जिस स्टेट को पैसा मिला वही अपना पैसा, वही पैसा रख ले रहा था। तो इसका पैसा इसको नहीं मिला, इसका पैसा इसको नहीं मिला, इसका पैसा पंजाब को मिल गया, पंजाब का पैसा दिल्ली को मिल गया। तो ये जो है इतनी सारी चीज़ें गलत चल रही थी इंट्रा स्टेट सप्लाई में, पुराने वाले में। तो वहाँ पे पुराने वाले में इंट्रा स्टेट में भी दिक्कत चल रही थी, तो क्रेडिट नहीं मिल रहा था वहाँ पे, इसका इससे सेट ऑफ नहीं हो पा रहा था, जैसे बताया सर्विस टैक्स का सेट ऑफ नहीं हो पा रहा था वैट से। और यहाँ ओल्ड वाले में इंटर स्टेट में भी सेम प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ओरिजिन बेस्ड फॉलो हो रहा था, जबकि फॉलो होना चाहिए था डेस्टिनेशन बेस्ड। और न्यू वाले में जो जीएसटी में, उसमें इंट्रा वाले में जो मैंने बताया एग्जांपल आपको, खिलौने वाला, टॉयज़ वाला, वहाँ भी क्रेडिट अवेलेबल हो रहा था अच्छे से। और अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई में, जीएसटी में, कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम कैसे यहाँ पे सुलझाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई का। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे हमने सारी बात कर लिया, ओल्ड वाले में भी बात कर लिया इंट्रा और इंटर में क्या प्रॉब्लम थी, और न्यू वाले में इंट्रा में कैसे सोल्व किया और इंटर में कैसे सोल्व किया, इसकी बात कर लिया है। इसका भी हम इस पेज पे बात कर लेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे, जब पंजाब वाले को 1000 रुपये नहीं मिला, वो किसको मिल गया, दिल्ली गवर्नमेंट को। जब पंजाब वाला अपनी कॉस्ट कितनी मानेगा, वो 10,000 नहीं, वो अपनी कॉस्ट कितना मानेगा, 11,000 रुपये। क्यों, क्योंकि इसको 1000 रुपये का पंजाब को मिलता, जैसे इसने यहाँ पे सेल किया, 1000 रुपये लिया। अब तो यहाँ पे क्या होता कि 1000 रुपये दे आया है, 1000 रुपये देना है, तो माइनस हो जाता। लेकिन जो 1000 रुपये इसको देना है, 1000 रुपये इसको देना है,
वो 1000 रुपये ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा किसको मिल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली वाली स्टेट गवर्नमेंट को। इसको तो पैसा नहीं मिला, तो पंजाब वाला इसको सेट ऑफ क्यों देगा? तो यहाँ पे अपने प्राइस ये 1000 10,000 ना मान के 11,000 मानता था पुराने वाले में। तो देखिए पुराने वाले में कितना कंफ्यूजिंग था और कितना ज़्यादा हार्ड कर रखा था उसको, और इसलिए हर एक प्राइस यहाँ पे महंगी हो जा रही थी वहाँ पे, क्योंकि पैसा जिसको पहुँचना चाहिए तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था, इसलिए इसको बेनिफिट 1000 रुपये का मिल नहीं पा रहा था, तो इसको पूरे 1000 रुपये देने पड़ रहे थे इसको यहाँ पे। समझ रहे हैं ना कितनी प्रॉब्लम थी पुराने वाले में, इसलिए ये हट गया। नोट कर लीजिए इसको आप। देखिए मान लीजिए कोई कंट्री ए है, ये मान लेते ये है दुबई, दुबई से इंडिया, इंडिया से यूएसए, यूएसए से रसिया, रसिया से कनाडा, फिर कनाडा से दुबई, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटका, और कर्नाटका से फिर पंजाब। तो जब अगर कोई आप अपने स्टेट में, अपने स्टेट में कोई कंट्री अपने ही कंट्री में सेल परचेज कर रही है तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब आती है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे तीसरे, तीसरे से फोर्थ, या वन स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे स्टेट, चौथे पांच स्टेट में। तो यहाँ पे क्या है, एक कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है। क्या? यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है। जैसे जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल की बात होती है, वहाँ पे अप्लाई होता है कस्टम। क्या होता है वहाँ पे? कस्टम ड्यूटी जो एक्ट है आपका, ये आपका एप्लीकेबल होता है। और आप मानेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का कस्टम जो है वो ऑलमोस्ट 99% सेम है। क्या है? सेम है, ताकि हर एक का पता हो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। उसी तरह जब ये पंजाब स्टेट से दिल्ली स्टेट में, दिल्ली से हरियाणा में, हरियाणा से तमिलनाडु में, तमिलनाडु से कर्नाटका में, कर्नाटका में पंजाब में, अगर हर एक स्टेट अपना एक्ट बनाएगी तो क्या होगा? किसी का, हर एक का एक्ट होगा क्या? डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि लिस्ट 2 में जो भी मैटर है, जो स्टेट ले असेंबली जो लॉ बनाती है उस मैटर्स पर, सारे स्टेट का अपना अपना है। सब एक स्टेट का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट है। हर एक स्टेट का सेल्स टैक्स अपना डिफरेंस डिफरेंस है, हर एक में परसेंट भी डिफरेंस डिफरेंस है। लेकिन अगर हम बात करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से छठे स्टेट में, अगर यहाँ भी ऐसे ही कर देते कि एक्ट है, एवरी स्टेट जो एक्ट बनाएगी, तो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट। तो ऐसे में बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आती। इंट्रा में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, इंटर स्टेट में बहुत दिक्कत आती, जैसे बताया। तो क्या होता था यहाँ पहले, यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बोला, पार्लियामेंट एक आप एक्ट बनाइए। पार्लियामेंट ने क्या एक्ट बनाया? सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या बनाया? सीएसटी। जो ये एग्जांपल में बात किया, जो यहाँ पे ये जो सीएसटी लगता था, यहाँ पे सीएसटी, ये बनाया किसने था? ये बनाया था
पार्लियामेंट ने किसने बनाया था? पार्लियामेंट। लेकिन पैसा किसको मिल रहा था यहाँ पे जब इन्होंने इसको सेल किया? मिलना चाहिए था इस स्टेट को, लेकिन मिल रहा था इस स्टेट को। अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है तो पैसा किसको मिलना था? चाहिए था पार्लियामेंट को, लेकिन हो क्या रहा था? इस स्टेट का पैसा इसको ना मिल के इसको मिल रहा था। तो बनाया CST एक्ट, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट है, ये बनाया पार्लियामेंट ने था। क्यों बनाया था? ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे किससे? प्रोविजन सेम रहे, प्रोविजंस सेम रहे जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बात हो रही हो। परसेंट जो गुड्स पे लगता है या सर्विस पर, वो जो गुड्स पर लगता है वो क्या रहे? वो स्टेट टू स्टेट में, जब वो दूसरे स्टेट में, तो परसेंट भी सेम है, यूनिफॉर्मिटी रहे। लेकिन बनाया किसने था? पार्लियामेंट ने। बनाया किसने? पार्लियामेंट ने, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। लेकिन जो गुड्स पर जो भी सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसका जो पैसा आता, तो जाता किसको था? वो जाता था स्टेट गवर्नमेंट को, वो पैसा जाता था। ताकि बनाया सिर्फ पार्लियामेंट ने, ताकि उस पर यूनिफॉर्मिटी रहे। तो जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो पूरे इंडिया पे, पूरे इंडिया पर उसका क्या होता है? सेम प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है, सेम प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है आपका 1961, तो जो इनकम ये पूरे इंडिया पे, होल इंडिया पे सेम एप्लीकेबल है। अगर कोई दिल्ली में जो पर्सन पे जो रेट एप्लीकेबल है वो सेम महाराष्ट्र वाले पे, वही सेम कर्नाटका वाले पे, वही सेम मेघालय वाले पे। तो हर एक स्टेट पे, हर एक यूटी पे पर्सन पर सेम रेट, सेम प्रोविज़न एप्लीकेबल है। तो जब बात आती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पे सेंट्रल स्टेट है, किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने। लेकिन पैसा जाता किसको था? स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता था। भाई अब बात करते हैं GST में, इंटर स्टेट सप्लाई में। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो इन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए ओल्ड वाले में, इंटर स्टेट सप्लाई में, इसलिए वहाँ पे 246A(1) में दोनों मिलके लो बना रहे हैं, 246A(2) में, यानी कि इंटर स्टेट में 246A(2) इंटर स्टेट में पार्लियामेंट को पावर दिया गया ताकि आप ऐसा लो बनाएं जो दोनों पर, सारे स्टेट पर सेम एप्लीकेबल हो। पैसा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल हो पाए फॉलो, ठीक है, और हर एक का पैसा हर एक को मिल सके, जो जिस स्टेट का उस स्टेट को मिले, ना कि ओरिजिन वाले स्टेट को मिले। तो ये सारा 246A(2) ने सोल्व किया। कैसे सोल्व किया? एग्जाम्पल से इसको मैं बताता हूँ आपको। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर चलते हैं आगे। न्यू GST इंटर स्टेट सप्लाई 246A(2) कौन बोला? पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर कि आप GST लॉ बनाइए इंटर स्टेट पर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली से दिल्ली बताया ना, यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे तो 5 CGST, 5 SGST, फिर यहाँ पे 200 में करेंगे 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST। तो यहाँ से सेट ऑफ हो जा रहा था। तो इंट्रा में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। पार्लियामेंट का ये था, पार्लियामेंट का CGST, और ये था स्टेट असेंबली का SGST, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अगर मान लीजिए दिल्ली से हरियाणा जा रहा है, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, अगर मान लीजिए यहाँ भी अगर दोनों मिलकर लो बनाते तो क्या होता? मान लीजिए इन्होंने बनाया 100 रुपये का, फिर उस पर लगता 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST, फिर आगे करते 200 रुपये, 20 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये का 10%, 10 रुपये नहीं, 5 5 रुपये, 5 रुपये,
5 रुपये यहाँ पे, 20 रुपये, 10 रुपये CGST का, 10 रुपये IGST का। अगर दोनों यहाँ भी इंटर स्टेट सप्लाई में अगर दोनों मिलकर लो बनाते तो क्या पंगा आता। फिर वही पंगा आता, क्या पंगा आता, ये CGST या SGST दोनों लगाते तो CGST तो सेंट्रल को मिल गया। अब बात रही है SGST जो हरियाणा वाला दिल्ली वाले को देता, फिर दिल्ली वाला हरियाणा को कैसे देता। दिल्ली आपस में तो कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ होता फिर वही वाला प्रॉब्लम आता कि जो यहाँ पे जो था ये पैसा ये था पंजाब का, दिया किसको, इसको इसको फिर पंजाब को जमा करना था। लेकिन इतने सारे स्टेट ऐसे मेंटेन करे, ना ही स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करने को नीचे तैयार थी यहाँ पे, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करने को तैयार थी। अगर फिर वहीं पे यहीं पे ऐसे कर देते इंटर स्टेट वाले में कि दोनों मिलकर लो बनाएंगे तो 5 रुपये 5 रुपये, तो CGST ने अपना 5 रख लिया, लेकिन ये 5 रुपये किसका था, ये था हरियाणा का, मिला किसको था, दिल्ली वाले को। फिर दिल्ली कैसे जमा करता है इसको, मान लीजिए यहाँ पे पंजाब होता, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे होता तमिलनाडु, फिर वही प्रॉब्लम आती। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बोला ये गया कि भाई देखो, आपको 5 मिलने थे, 5 आपको मिलने थे, ठीक। तो एक काम करते हैं, पार्लियामेंट को देते हैं एक्सक्लूसिव पावर कि आप इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या कीजिए, GST लो बनाई। तो उन्होंने क्या बनाया, IGST, क्या बनाया, IGST। अब जब दिल्ली वाले हरियाणा को सेल करेंगे तो ये सब क्या करेगा, 1000 रुपये प्लस IGST 10% यानी कि 100 रुपये चार्ज करेगा। 100 रुपये कितने चार्ज किया, 1100 रुपये। हरियाणा वाला क्या करेगा, 1100 रुपये दे देगा दिल्ली वाले को। दिल्ली में किसको मिल जाएगा ये पैसा, ये IGST का है। तो ये पैसा किसको जाएगा, ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे यहाँ पे CGST IGST नहीं लगा के यहाँ पे लगाएंगे IGST, ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये हरियाणा देगा 1100 रुपये दिल्ली वाले को। फिर दिल्ली वाला जब रिटर्न फाइल करेगा तो वहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे CGST SGST IGST। अगर ये 5% है, ये 5% है, तो ये 10% होता है, ठीक। तो ये फॉलो होगा या तो ये होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हरियाणा वाले ने 1100 रुपये दिए दिल्ली वाले को, दिल्ली वाला अपनी रिटर्न फाइल करेगा GST का, तो वहाँ पे IGST के हेड में जमा करेगा। ये पैसा किसको मिल गया, 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST का। और फिर ये क्या करेगा, इसमें से 50 रुपये अपना रख लेगा और 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। 50 रुपये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को देगा, 50 रुपये हरियाणा वाले को। तो न्यू वाले में जो पुराने में जो प्रॉब्लम थी, जो पुराने वाले में प्रॉब्लम थी, उसको कैसे सोल्व किया, ऐसे सोल्व किया कि जब एक स्टेट से दूसरे में होगा तो वहाँ लगेगा IGST का पैसा हरियाणा वाला, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे थे मिस्टर C, यहाँ पे है मिस्टर D। मिस्टर C क्या करेंगे, 1100 रुपये किसको देंगे, मिस्टर D को। मिस्टर D को मिल के 1100 रुपये। उसमें से क्या करेगा, ये जब रिटर्न फाइल करेगा अपनी GST की, तो उसमें IGST के हेड में 100 रुपये जमा करेगा। वो पैसा किसको मिल गया, IGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पैसे में आधा अपना रखेगी और जो हिस्सा होगा स्टेट गवर्नमेंट का। कौन सी स्टेट का, कंजम्पशन वाली स्टेट का। कंजम्पशन किसने किया है, इसने, क्योंकि परचेज इसने किया था। तो ये 50 रुपये किसको मिल जाएगा, हरियाणा वाले को। तो ऐसे इसको सोल्व किया यहाँ पे IGST लगा के। फिर IGST किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पैसा देखो उसको मिलेगा, इसलिए इसलिए मैंने बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने कोई भी नाटक नहीं किया इंटर स्टेट वाले पर GST लॉ बनाने के लिए, अगर पार्लियामेंट को पावर मिला। क्योंकि इसको ऐसा ड्राफ्ट किया गया कि आपका पैसा 50% जो आपको मिलना था वो आपको मिल जाएगा, लेकिन लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। फिर वो बाद में पैसा लेके आपको आपका पैसा दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टेट जिसको मिलना चाहिए तो उसको मिलेगा। इसलिए सारी स्टेट ने IGST एक्ट को पढ़ा, समझा, हाँ ये तो हमारे हित में, हमारे लिए बेनिफिशियल है कि जो पैसा पहले दिल्ली को मिल जा रहा था वो अब किसको मिलेगा, हरियाणा को। क्योंकि पैसा हरियाणा, तो हरियाणा को मिलना चाहिए था। तो ऐसे स्टेट ने मना नहीं किया।
246A(2) में जो पावर पार्लियामेंट को दी गई उसमें सारी स्टेट मान गई थी। तो उस हिसाब से 246A(1), 246A इस पर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो यानी कि 25-25 यहाँ मिल गए, यहाँ पे मिले किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसने आधा आधा कर लिया, यानी कि 25-25 फिर बांट लिया। तो यहाँ पे इसको कितने मिल गए? सेंट्रल को 50, सेंट्रल को मिल गए 50, स्टेट को मिल गए 50, और फिर इसमें से इनको पैसा दे देगा आधे, तो 25, यानी 75 मिल गए स्टेट को, और सेंट्रल के कितने हो गए? माइनस कर देंगे 25, यानी कि 25 सेंट्रल को मिला, 75 स्टेट। पहले यहाँ पे 50-50 किया, यहाँ पे जो है उसका 50-50 करके बांट लिया, यानी कि 25-25 25-25 50 इनके 50 इनके, फिर आधे इसको दे दिया 75-25, इनके बचे 25, इनके हो गए 75। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, पहले क्या होता था, पहले भी इनको 25-75 मिलता था, अभी भी इनको कितना मिल रहा है? अभी भी इनको कितना मिल रहा है यहाँ पे? टोटल 25 और 75। तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो। तो ये पेज भी आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए थोड़े बहुत नोटिंग करते हैं 246A के बारे में। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नोटिंग करते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए GST। GST इज ए डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब जीएसटी का पैसा उस स्टेट को मिलेगा जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है, जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिल्ली से दिल्ली था, दिल्ली कंज्यूम का, तो दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। यहाँ पे दिल्ली से हरियाणा सेल था, कंज्यूम कौन कर रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट। कौन कंज्यूम कर रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट। तो पैसा किसको मिलेगा? यहाँ पे पैसा किसको गया था? हरियाणा गवर्नमेंट को। तो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जो भी स्टेट कंज्यूम करेगा उसको जीएसटी का पैसा मिलेगा। साथ साथ अब इसको नोट कर लीजिए, जीएसटी बेस्ड ऑन डीबीटी प्रिंसिपल। डीबीटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हर एक कंट्री इसी को फॉलो करती है, क्योंकि पुराने वाले में क्या हो रहा था, यहाँ बताया, यहाँ पे ओरिजिन बेस फॉलो हो पा रहा था यहाँ पे पुराने वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि होना क्या चाहिए था डीबीटी, तो यहाँ पे डीबीटी बेस ही फॉलो हो रहा है। आई होप आपने जितने भी लेक्चर हमने अभी तक किया है आपने सब पढ़ के आ रहे हैं। आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। उसको भी आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने भी नोट्स बनाइए। ये बुक, ये कॉपी है, इसको आप रेफ़र कीजिए। जो आपकी आईसीए की बुक है उसको आप रेफ़र कीजिए। फिर हमने बात किया था आर्टिकल
246A, जो हमारी पूरी क्लास आज इसके ऊपर बेस्ड थी। इसमें क्या था, पार्लियामेंट आप दोनों जीएसटी पर लॉ बनाएंगे, आप दोनों जीएसटी पर लॉ बनाएंगे, 246A ने बोला। फिर इसे दो क्लोज थे, क्लोज 1, क्लोज 2। क्लोज 1 ने क्या बोला, क्लोज 1 ने क्या बोला, इसने बोला सब्जेक्ट टू क्लोज 2, सब्जेक्ट टू क्लोज 2, यानी कि अगर क्लोज 1 क्लोज 2 में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, क्लोज 2 जीतेगा। सब्जेक्ट टू यानी कि सब क्लोज 2 को क्या देना है, इज्जत देना है, इसको क्या देना है, इज्जत देना है। क्लोज 1 में क्या लिखा था, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली आप दोनों जीएसटी पर लॉ बना सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था पार्लियामेंट आपके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक जीएसटी लॉ ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। सप्लाई दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटर और एक इंट्रा। तो इंट्रा यहाँ पे आ गई, तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली आप दोनों इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लॉ बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या बनाया, IGST एक्ट, और यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या बनाया, CGST एक्ट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या बनाया, SGST एक्ट। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई, कब एक सप्लाई इंट्रा स्टेट होगी, कब एक सप्लाई इंटर स्टेट होगी, कब एक सप्लाई जैसे बताइए विद इन स्टेट, विद इन यूटी, या यहाँ पे क्या था, वन स्टेट से अनदर स्टेट, वन स्टेट से अनदर यूटी, वन यूटी से अनदर यूटी, या बोलेंगे वन स्टेट से अनदर कंट्री, ठीक है, या वन यूटी से अनदर कंट्री, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया, लेकिन एक्चुअल में इसका भी डेफिनेशन है, इंट्रा स्टेट का भी एक डेफिनेशन है और ये इंटर स्टेट सप्लाई का भी अपना डेफिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको IGST, UT, GST और कंपनसेशन, स्टेट कंपनसेशन वाला एक्ट जो था वो SGST और CGST, तो इसमें से इनके जहाँ भी जरूरत हो, जैसे CGST और SGST तो सेम ही है, तो जहाँ भी इनके इनके प्रोविज़न की जहाँ जहाँ, ये पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ इनके सेक्शन की प्रोविज़न की ज़रूरत होगी उस सेक्शन की हम बात करेंगे। तो ये जो IGST का सेक्शन है यहाँ पे लिख लीजिए हम, IGST एक्ट सेक्शन नंबर 8, ये हमको बताता है कि कब एक सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे, कब एक सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे, इसकी एक डेफिनेशन है। और सेम यहाँ पे IGST एक्ट का सेक्शन नंबर, IGST एक्ट का सेक्शन नंबर जो 7 है, इनको बोलता है कब एक सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी, कब एक सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी।
आंसर यही आएगा इसका कि विद इन स्टेट विद इन यूटी ये वाला। लेकिन इसका एक डेफिनेशन है, वो किसने दिया है, कब एक सप्लाई इंट्रा स्टेट होगी, कब एक सप्लाई इंटर स्टेट होगी। इसका एक डेफिनेशन है जो किसमें सेक्शन 8, सेक्शन 7 और एक और आपका आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 9। तो कुल मिला के इसको आप यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। इसको नोट कर लीजिए आप। फिर इसको भी नोट कर लीजिए। 246 ये बोलता है पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे। 1 बोलता है कि आप दोनों बनाएंगे इंट्रा स्टेट पर। ये बोलता है पार्लियामेंट आप बनाओगे इंटर स्टेट पर। इसने बनाया आईजीएसटी, उन्होंने बनाया सीजीएसटी, एसजीएसटी। फिर ये इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, ये सेक्शन 7 और 8 बताता है आईजीएसटी एक्ट का। इसको आप पोस्ट कर लीजिए। हम पढ़ेंगे आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर, यहाँ पे था 7 नंबर, यहाँ पे था 8 नंबर और एक और सेक्शन है सेक्शन नंबर 9 नंबर। ये इंटर स्टेट सप्लाई के लिए है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए है और ये अलग है, ये अलग है। सेक्शन 7 ये किसके बारे में बताता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में। ये किसके बारे में बताता है, इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। ये बोलता है जब जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, कि LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, जब जब लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूटी में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे क्या लगेगा, या तो CGST प्लस SGST लगेगा, या CGST प्लस अगर यूटी है तो UTGST लगेगा। क्या लगेगा, UTGST लगेगा। और जब सेम यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई जब डिफरेंट स्टेट में होगा या डिफरेंट डिफरेंट यूटी में होगा या डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूटी से डिफरेंट कंट्री, या जैसे एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होगा या डिफरेंट डिफरेंट यूटी होगा, या स्टेट से कंट्री होगा, यूटी से कंट्री होगा, या यूटी से स्टेट होगा। जबकि लोकेशन ऑफ सप्लायर इसमें है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे वाले में है। लोकेशन ऑफ सप्लाई दूसरे में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे में है, या सप्लाई टू SEZ। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप इतना ही समझिए। तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा, तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे क्या लगेगा, IGST। क्या लगेगा आपका, IGST। इसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ से। अभी सेक्शन 9 के बारे में बात कर लेते हैं आपका।
लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये भी आपका चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे निकालते हैं और लोकेशन ऑफ सप्लायर कैसे होता है। इसको आप नोट कीजिए। फिर इसको भी आप नोट कीजिए। जैसे एग्जांपल एक छोटा समझाने के लिए, जैसे एक शॉप है यूपी में, किसकी है शॉप है, मिस्टर ए की, यूपी में शॉप है। एक मिस्टर डी जो है वो जो दिल्ली के हैं, ये इनका जीएसटी नंबर जो है वो दिल्ली का है। अगर मान लीजिए मिस्टर डी यूपी में गए शॉप पर गुड्स परचेस करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे या आप इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अगर मिस्टर डी यूपी में परचेस करने गए, बोला कि मुझे आप एक पेन दीजिए 100 रुपये का, उन्होंने पेन लिया, तो मिस्टर ए क्या बोलेगा कि आपके ऊपर मैं CGST लगाऊंगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है, ये जहाँ से सप्लाई कर रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, यूपी में। तो मान लीजिए 10% है तो 5 रुपये CGST, 5 रुपये SGST लेगा इनसे। लेकिन वही मिस्टर डी बोलते हैं, रुकिए मिस्टर है, मैं ना दिल्ली में GST नंबर है, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ GST में, तो ये रहा मेरा GST नंबर, आप मुझे इस GST नंबर पर बिल बनाइए। तो मिस्टर ए कहाँ के हैं, यूपी के, मिस्टर डी कहाँ के हैं, दिल्ली के। तो यहाँ पे वो 100 रुपये पे क्या लगाएगा, 10 रुपये IGST। अब 5 रुपये CGST SGST नहीं लगाएगा, वो फिर लगाएगा 10 रुपये IGST। तो ये डिपेंड करता है कि इन्होंने बताया कि नहीं बताते तो वो CGST SGST लगाता। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा, फिर माना जाएगा दिल्ली में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में अलग है और सर्विसेज के केस में अलग है, इसमें अलग प्रोविजंस हैं, इसमें अलग प्रोविजंस हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, ये आपका पूरा चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल था समझाने के लिए कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई से डिसाइड होता है कि कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए पूरा। यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए आप, जैसे बताया था कि IGST का पैसा जाता किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये फिर अपने आप में और स्टेट गवर्नमेंट जो कंजम्पशन वाली है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस पैसे को। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने को कौन बोलता है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये पैसा, तो इसके लिए है आर्टिकल 269A। क्या है आर्टिकल 269A, IGST अपोर्शनमेंट। तो जब कल बात करेंगे आर्टिकल 269 के बाद डिटेल में बात करेंगे। तो ये पैसा जो है IGST कैसे डिवाइड हो, जैसे मैंने आपको बताया 50-50% डिवाइड हो जाएगा। इसका जो रेशियो है वो कैसे डिसाइड होगा, कौन उसके ऊपर एक्ट बनाएगा कि क्या कितना परसेंट रहेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। तो आर्टिकल 269 IGST अपोर्शनमेंट के बारे में। तो ये पेज आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पेज आपने नोट कर लिया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे IGST के बैठा था CG के पास, CGST का पैसा किसके जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। SGST का पैसा किसके जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और UTGST का पैसा किसके जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही
कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरी को जिनके पास स्टेट असेंबली नहीं है। और वो कैसे करती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ये मैंने आपको पीछे बता रखा है इसके बारे में। तो CGST का जाता है CG के पास, SGST का SG के पास, IGST का CG के पास, फिर फर्दर डिवाइड करता है CG में अपने आप में, और जो पोर्शन है कंजम्पशन वाले स्टेट गवर्नमेंट का। लेक्चर नंबर 07, इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 366 12A, आर्टिकल जो ये था अपना 269A, आर्टिकल 279A क्लॉज 5। जब हम GST की ये है, इसमें है डेफिनेशन, जब हम ये बात करेंगे तो इसके साथ साथ हम ये भी बात कर लेंगे आर्टिकल 279A5 के बारे में। और ये क्या है 279A5 आपका? जो हमने आर्टिकल 246A पढ़ा था, क्लोज 1 क्लोज 2, इसमें साथ में एक डेफिनेशन भी है इसके साथ में। क्या है? एक्सप्लेनेशन है इसके साथ में। इसी में बात कर रखी है। इसमें क्लोज 1 और 2 के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी है 246A में, उसमें बात कर रखी है 279A5 के बारे में। तो कल हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 366 12A, 269A, 279A, और हम बात करेंगे GST काउंसिल के। GST काउंसिल क्या होता है इसके बारे में भी हम कल लेक्चर में बात करेंगे।